नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जागरण के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर विनय सागवान जी जुड़े हैं, जो कि एक सफल डेयरी किसान है। एक गोकुल फार्म श्री कृष्ण गोदाम खरवान झज्जर के रहने वाले हैं, जो कि हरियाणा में है। ये पिछले 8 सालों से सफलतापूर्वक डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें साहिवाल, राठी, गिर, थारपारकर गाय का पालन करते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फिलहाल इनका करोड़ों में टर्नओवर है और इनके जो उत्पाद हैं विदेशों में जाते हैं, लगभग 20 से ज्यादा कंट्रियों में। तो आज की चर्चा में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेयरी फार्मिंग व्यवसाय है वो किसानों के लिए क्यों लाभकारी है, इस व्यवसाय को किसान कैसे कर सकते हैं, इसमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किसान इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर विनय सांगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को। जय गौ माता जय गोपाल। मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान है, जो कि गांव खरमान, तहसील भादुगढ़, झज्जर, हरियाणा में पड़ता है। हमारे पास 250 से प्लस अभी सारा टोटल गोवंश है, और जिसमें कि साहिवाल, राठी, गिर, थारपारकर और हरियाणा पांचों ब्रीड हम रख रहे हैं, और उसी को मेंटेन कर रहे हैं पिछले 8 सालों से। जी। जो डेयरी यदि कोई किसान डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जिन्हें किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सर, जो डेयरी फार्म का सबसे पहला सक्सेसफुल स्टेप हम बोल सकते हैं, वो कि आपको एक अच्छी ब्रीड का चयन करना होता है। कि आप अच्छी ब्रीड का चयन करें, उसको अच्छी आप गायें लेके आए। आप भले ही सिलेक्टेड गाय से आप कम से शुरुआत करें, आप 5 या 10 गाय से शुरुआत करें, बट वो उसकी ब्रीड और जो उसकी क्वालिटी है वो आप बेस्ट लें। उसमें आप कोई भी ये ना सोचे कि आप उसमें कुछ बचत कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रीड ही होती है जो आगे आपको पूरा लाइफ टाइम वो अचीवमेंट देगी, जो आपको सक्सेस देगी। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है, और उसी से सक्सेसफुल कितना होगा डेयरी फार्म, वो मैटर करता है कि आपकी जो गायों की ब्रीड है वो कैसी है। जी। तो जब आपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी तो 8 साल पहले, तो कितने गायों से शुरुआत की थी और किन किन नस्लों से की थी। हमने सर 9 गायों से शुरुआत किया था, और हमने शुरुआत में साहिवाल ही गायें ली थी। और फिर हमने विद इन 3 इयर्स टू 4 इयर्स हमने 9 से गायें लेके हम 150 प्लस पे आ गए थे। हमने 3 साल में 9 से 150 गायें करी थी, और फिर उसके अगले 2 साल में फिर हमने 100 और इंक्रीज की। तो अभी हमारे पास अराउंड 270 टू 80 के करीब है। जी। अच्छा, डेयरी फार्मिंग के लिए चूंकि कोई भी जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हुआ चाहे गोट फार्मिंग हुआ, तो जगह का चुनाव जो है बहुत मायने रखता है। तो डेयरी बिल्कुल। फार्म के लिए जगह का सही चुनाव कैसे करें, सर सब और यहाँ यहाँ पे किन किन संसाधनों की विशेष जरूरत पड़ती है। देखो, सबसे पहला ये है कि आपको आपका सेल्स पॉइंट, आप सेल्स कैसे कर रहे हो। जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, साइड प्रोडक्ट्स हैं या बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो मेनली ये मैटर करता है कि आप अच्छे के नजदीक, शहर के नजदीक हो। अगर वो बड़ी सिटी है, बिग सिटी है, तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपको जिस एरिया में आपका फार्म लोकेटेड हो, वहाँ पे आपको सस्ता चारा उपलब्ध हो। जैसे आप नियर बाय किसी गांव के हो, या आप एग्रीकल्चर लैंड हो, वहाँ पे आपको परेशानियां ये नहीं होगी कि आगे आपको इन फ्यूचर आगे और भी डेवलप करना है, या फिर उस टाइम पे आपको जैसे कि इंक्रीजिंग करने में, या फिर जो भी हरा चारा है, हर एक चीज उसको मैनेज करने में एक जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें आसानी होती है। बट आपको जो सेल्स, आपको जो सेल करना है, जो भी अच्छी आपको मार्केट डेवलप करनी है, वो एक बड़ा शहर में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे हमारा जो फार्म है वो बहादुरगढ़ में है, नियर बहादुरगढ़, झज्जर रोड पे पड़ता है हमारा। और जो हम सेल्स कर रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में ही कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर 7 में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। हम वहाँ हमारी सारी सप्लाई चेन वहीं से मेंटेन करते हैं। जी। अच्छा, गाय की किस नस्ल का चुनाव करना सबसे फायदेमंद होता है। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने साहिवाल से शुरुआत किया, फिर 4 नस्लों को और हमने ऐड किया, फिलहाल 5 नस्लों का पालन कर रहे हैं। तो इन इन नस्लों में सबसे ज्यादा किसानों के लिए फायदेमंद कौन सी नस्ल है देखो, और क्यों है। सबसे सबसे अच्छा पॉइंट है सिलेक्शन का, वो ये है कि जो नेचर ने हमें प्रदान की है, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जो प्राकृतिक, जो वहाँ पे जो गायें हैं, जहाँ की जो ब्रीड है, वहाँ पे अगर उनका संवर्धन हो तो सबसे अच्छा आउटपुट मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें, हम नॉर्थ इंडिया में, अगर हम पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी जो ब्रीड है साहिवाल
ही बेस्ट ब्रीड निकल के आती है। उसके अलावा जैसे खुद की भी चॉइसेस हो सकती हैं। जो हमने साहिवाल और राठी को मैं एक कैटेगरी में मानता हूँ। ये दोनों अगर इनका जेनेटिक सीक्वेंस भी देखें और इनकी हेरिटेज भी देखें तो ये एक ही मतलब बहनें हैं, एक तरह से मौसेरी बहनें इनको बोला जाता है। तो दोनों राठी और साहिवाल दोनों अच्छी ब्रीड है। राठी थोड़ी साहिवाल के मुकाबले उसके जो पोस्टिंग होती है वो कम होती है, मिल्किंग कैपेसिटी सेम होती है। तो हमने दो गायें ऐसे कलेक्ट की थी, दो ब्रीड। और फिर उसके अलावा थारपारकर हमें बहुत अच्छी गाय इसलिए लगी क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की, वो सबसे ज्यादा है। वो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 0 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी वो दोनों में आराम से बिल्कुल सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा जो हरियाणा ब्रीड है वो हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड है। जो हरियाणवी गाय होती हैं वो हमने इसलिए गो फॉर लोकल, हम इसलिए लोकल भी हमने कुछ ब्रीड्स रखी। अगर हम 200 गाय 200 के करीब गाय वो रख रहे हैं तो हमने सोचा 20 40 50 गाय हम हरियाणा भी रखें, क्योंकि इसका भी संवर्धन करना हमारा परम धर्म है। और हमारे पूरे ब्रांड का या हमारे पूरे फार्म का एक ही मोटिव है, गो संरक्षण गो संवर्धन, और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के हम एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं जिसमें एक इथिक्स के साथ गायों के ऊपर काम हो, और उनसे उनके उनसे ही कमा के उन्हीं के ऊपर हम लगा रहे हैं। एक एक तरह से हम ये नहीं बोलते, हमने 250 के करीब हमने गायें रखी हैं। ये जो 250 गायें ये हम और हमारे साथ जो करीब हमारी टीम में 50 से 60 लोग जुड़े हैं, उनका भी घर का पालन पोषण कर रही है और हमारा भी कर रही है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँ। जी। तो जैसे कि आप बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वहाँ की जो लोकल जो ब्रीड हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे आप बताया कि आपका जो है गौ संरक्षण गौ संवर्धन आपका परम लक्ष्य है आपके फार्म का और आपका। हाँ जी। तो क्या सरकार से आपको कोई सहायता भी मिली है? सर सरकार को सहायता हमने मतलब एज ए जो स्कीम होती है हम उनसे काफी वाकिफ है। हमने जो स्कीम ली है जो ब्रीड डेवलपमेंट के लिए ली है, हमने आईवीएफ पे हमने काम किया। हमने सेक्स सीमन सेक्स सॉर्टेड सीमन है वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम हमारे नेशनल और स्टेट की चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती है, जिससे हम भी मोटिवेटेड होते हैं एक अच्छी ब्रीड बनाने के लिए। तो हम उनमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। हमारी हर स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में हमारी पोजीशन होती है, हमारी गाय की और बुल की दोनों की। और एक सबसे बड़ा अभी हमें इसी साल 26 नवंबर को मिलने जा रहा है सरकार की तरफ से, हमें गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके पूरे राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन रही है। जी। इसमें आई थिंक 2 लाख रुपए का चेक मिलता है। इसमें पहला इनाम 5 लाख का होता है सर, दूसरा 3 लाख और तीसरा 2 लाख का शायद। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, जैसे कि आपने शुरुआत में 9 गायों से शुरुआत किया था, अगर कोई किसान जो है सपोज 10 किसानों से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है तो उसकी शुरुआती लागत क्या हो सकती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? देखो लागत जो है, आप पहले ज्यादा स्ट्रक्चर पे काम नहीं करके आप अच्छी गाय के सिलेक्शन में काम करें। और उससे भी सबसे पहले ये है कि आपको बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब से जितना हो सके या सोशल मीडिया या गूगल से जितना हो सके आप वो लें। उसके बाद अगर मैं ये भी नहीं कहूँगा आप सीधा 9 गायों से शुरुआत करें। अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, तो आप शुरुआत में 2 गायों से शुरू करें। जो वो 2 गायों की जो आपको पर्सनल केयर टेकिंग करनी है, उसकी हर एक चीज की बारीकियां देखनी है। आपको पहले खुद बारीकियां सीखनी है। क्या गाय किस चीज को मानती है, किस तरीके से, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी को आप चलाना सीखना चाहते हैं तो आप एक तो यूट्यूब से देखें, एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो करें। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा है, और इसमें ट्रायल्स हैं, टेस्ट एंड ट्रायल्स आरएनटी बहुत चलती है। तो उसमें आपको हर एक अपने तरीके से देखना है। उसको सस्ता कॉस्टिंग के लिए आप शुरुआत में 3 गायों से शुरुआत कर सकते हैं कि उसमें आप खुद देख रेख कर सकें। और फिर आप धीरे धीरे अगर आपको अच्छा लगे, आप मैनेज कर पा रहे हो। इसमें जो डेयरी फार्म में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि इसमें सारा मैनेज खेल है जो मैनेजमेंट का ही है। अगर जो जितने अच्छे से मैनेज कर पाता है उतना ही उसका प्रॉफिट होता है। तो इसमें सीधा मतलब ये जितना अच्छा वेल मैनेज्ड है उतना ही आपका प्रॉफिट दुगना होता जाता है। तो इसी के ऊपर काम करना चाहिए। पहले आप शेड पे ना इतना पैसा लगाएं, क्योंकि शेड का पैसा तो आप शेड धीरे धीरे भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको 200 गायें रखनी तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा आप सीधा 200 गायों का शेड डालें, क्योंकि 200 गायें आप एक बार लेकर भी नहीं आएंगे। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े, जो जरूरी है आप उस पर काम करें। आप मैनेजमेंट अपना जो आपको
इथेटिकल वे में जो भी आपको काम करने हैं, पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपकी गायों का सिलेक्शन बेस्ट हो, सबसे पहला प्रोसेस तो यही है। जी। अच्छा, डेयरी फार्मिंग कोई बिजनेस शुरुआत करता है तो ये जो व्यवसाय है कब से उसके लिए लाभकारी हो जाता है, और इसमें कौन कौन से कारक जो हैं अहम योगदान देते हैं? सर देखो, असली इसमें जो लाभकारी तो तभी होता है जब आपकी, जो आपने ब्रीड तैयार की है, जो आपके काफ्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो गायों के, वो जब दूध पे मिल्किंग पे आना शुरू हो जाते हैं, तब अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आता है। उससे पहले तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या कई बार शुरुआत में जिसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो वो लॉस में भी रहते हैं। हम भी शुरुआत में लॉस में रहे हैं तो कुछ महीनों तक, उसके बाद हम धीरे धीरे नो प्रॉफिट नो लॉस पे आए। फिर जब हमारी गायों ने बच्चे जब मिल्किंग में आए, तब हमें असली प्रॉफिट आना शुरू हुआ। और असली जो डेयरी फार्म की निचोड़ जो मैं बताता हूँ, बजट सब कुछ मिला के जो ये है कि आपको प्रोडक्ट से आप नहीं कमा सकते, आपकी जो ब्रीड तैयार होगी वही आपको एक जो प्रॉफिट आप जिसको बोल सकते हैं वही देगी। बाकी सब तो आपके खर्चे चलते हैं, आपके परिवार के चलते हैं, या फिर जो आप इन्हीं में इन्वेस्ट करते रहते हो, आप काम को बढ़ाते हो और सब चीज करते हो, तो वो उसी में लगता रहता है। तो बाकी जो जो असली आउटपुट जो प्रॉफिट निकल के आता है वो ब्रीड से ही निकल के आता है, जो ब्रीड आपकी तैयार होगी। जी। हाँ जी। अच्छा, चाहे फसल हो या जीव हो, जो फीड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु को कौन सा आहार और पोषण देना चाहिए जिससे मतलब अच्छी उत्पादकता हो? देखो, आपको ये है कि प्रॉपर आहार और पोषण ये बहुत बड़ा डाइवर्स टॉपिक है, बट मैं इस पे सिंपली ये कहना चाहूंगा कि हमें एक प्रॉपर बैलेंस्ड राशन लेना है। बैलेंस्ड राशन में ये होता है कि उसकी कार्ब, उसकी प्रोटीन, उसका फाइबर, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके विटामिन, उसके मिनरल्स सारे उसमें अप्रोप्रिएट मात्रा में है। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को 2-3 गाय से शुरुआत करना है, तो वो एक रेडीमेड फीड्स पे जा सकता है। उसके साथ वो प्रॉपर मिनरल मिक्सचर और वो दे सकता है। अगर आपको खुद का फीड प्लांट करना तैयार, तो इसका बहुत बड़ा मतलब इसका टॉपिक है। इस पे इतना छोटे में मैं समझा ऐसे सकता हूँ कि सीजन के हिसाब से और लैक्टेशन के हिसाब से, और प्लस जो हीफर्स हैं उनके लिए अलग, न्यू बोर्न काफ के लिए अलग, और जो ड्राई पीरियड होता है उनके लिए अलग, बुल्स के लिए अलग, अलग अलग कैटेगरी की फीड्स बनती है। जैसे हम जो बुल्स के लिए जो फीड देंगे, उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा हाई होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, और वो हर एक किसी के एनवायरनमेंट के हिसाब से भी होता है। जैसे आपको सबसे पहले अगर आपको फीडिंग पे काम करना, तो आपको वाटर टेस्ट और सोयल टेस्ट दो मैंडेटरी हैं। सोयल टेस्ट आपके लिए इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप जमीन में जिस चीज न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिस एलिमेंट्स की कमी होगी, वो आपको मिनरल मिक्सचर में बढ़ाने पड़ेंगे या फीड में बढ़ाने पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि हीट रिपीट की समस्या है, जो मेनली जो डेयरी फार्मर को आती है कि रिपीटेशन आ रही है, या प्रेगनेंसी में कुछ इश्यू आ रहे हैं, ये सारे माइक्रो मिनरल्स पे, माइक्रो एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इनका सारा जब हम इसी को मैनेज तब कर सकते हैं जब हमारे पास सारे टेस्टिज अवेलेबल हो, उसके बिहाफ पे हम काम कर सके। ये आपने बहुत यूनिक बात बताई है हाँ जी सर। कि आमतौर पे इस बारे में किसान सोचते ही नहीं नहीं, है कि चारा इसमें कहाँ से ले रहे हो। कभी कोई सोचता नहीं है, क्योंकि इसको ये सोचा जाता है कि आप डेयरी कर रहे हो तो मतलब सोयल सैंपल का क्या काम है। अरे जिससे वो हम कुछ भी चारा उगाएंगे वहीं उगाएंगे, जो दाना उगाएंगे वहीं उगाएंगे। तो उसमें जो मान लो आपके हमारी सोयल में, जैसे जनरली जो हरियाणा के आसपास की जो एरिया है, इसमें क्या होता है, फास्फोरस ज्यादा होता है, सल्फर की कमी होती है, या कई बार बैलेंस नहीं हो पाता। तो उसके कारण जो पशुओं में क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या मेस्टाइटिस की भी समस्या बहुत आती है। और सबसे बड़ा आजकल दिक्कत ये चल रही है, जो भी हम फीड्स डालते हैं या जो भी हम अनाज खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी हम देख लेते हैं, बट उसके जो अल्फा टॉक्सिन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आजकल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, बट उनमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हैं जो सबसे ज्यादा हार्म करते हैं हमारे एनिमल्स की हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्योंकि जो भी टॉक्सिन होंगे तो वो सबसे पहले हार्म करेंगे, जो पशु का सबसे सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव ऑर्गन्स, सबसे जो भी किसी भी एनिमल का होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उससे सबसे पहले वहां होगा। फिर उसके बाद मिल्क में कुछ इशू आएंगे, अडर में से रिलेटेड, या पूरी हेल्थ से रिलेटेड भी इशू आ सकते हैं। तो ये दो चार मैं आपको जरूर बात बताऊंगा। ग्राउंड वाटर का टीडीएस अच्छा हो, उसमें आप चेक कराएं कौन से मिनरल्स, कौन से इसमें कितने प्रेजेंट है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसी हिसाब से। जो आजकल तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो रीजन के हिसाब से मिनरल मिक्सचर बनाती हैं, कि आपका इस एरिया में आपके रीजन है तो उस हिसाब से मिनरल मिक्सचर बनता है।
जैसे हमारा लुवास में स्पेशल रीजन बेस्ड मिनरल मिक्सचर बनता है, बट आपको भी ये खुद तैयार करना होगा। अरे अपना डाटा, आप जब तक आप कोई भी जो शुरू करना चाहता है तो पहले आप ये डाटा कलेक्ट करें कि आपको कैसी कौन सी गाय सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मेनली पांच चार पांच ब्रीड है, उनमें से आपको एक ही ब्रीड अगर पे आप काम करोगे तो इजिली आपको सक्सेस मिलेगी और आपको इजिली मैनेज कर पाओगे। उसके बाद जो भी वाटर टेस्ट सोइल टेस्ट कराएंगे, ये दो जरूरी मैंडेटरी काम है। तीसरा फिर आपको जो नॉलेज है शेड का डिजाइन है, किस तरह से शेड आपको रखनी है, जो उनको आप ओपन सिस्टम में रखना है या क्लोज सिस्टम में रखना है। उसके बाद ग्रेजिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का घास उगाएंगे, आप मतलब क्रॉप रोटेशन करेंगे, मौसम के हिसाब से उसको चारा देंगे, आप एक ही साइलेज पे चलेंगे। ये सारी चीजें जो है आपको खुद ट्राई करके देखनी पड़ेंगी। ये हम आपके पास भी समय कम होगा, बट हम इस पे ये बता सकते हैं कि ये बहुत R&T का मामला है, इसमें आप रिसर्च और टेस्ट आपको खुद अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि हर इन्वायरमेंट, हर किसी की स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि एनिमल्स की हेल्थ सबसे प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। अगर पशु स्वस्थ होगा तभी वो अच्छा दूध दे पाएगा। हमें सिर्फ दूध दूध का लालच या कुछ नहीं करना चाहिए, हम दूध के हिसाब पे चले। और अगर आप इंडिजिनस ब्रीड पे काम कर रहे हो, क्योंकि हम उसी पे काम कर रहे हैं, इंडिजिनस ब्रीड पे आपको सिर्फ दूध दूध पे कभी फायदा नहीं हो सकता, आपके उसके साइड प्रोडक्ट्स, उसके बाई प्रोडक्ट, उसकी ब्रीड डेवलपमेंट में मेन काम करना पड़ेगा। जी। हाँ जी। जी। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि डेयरी फार्म के लिए सरकार अभी जो मतलब आपके नॉलेज में हो कि कौन कौन सी सब्सिडी योजनाएं चला रही है, जैसे आपका नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने उठाया हो या फिर अन्य किसान उठा सकते हैं? सर अभी जैसे अगर स्मॉल लेवल से शुरू करें तो जैसे स्टेट वाइज भी बहुत सारी स्कीमें हैं। यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, वो 10 गायों पे इंडिजिनस ब्रीड्स पे गायों और भैंस पे देती है, 20 गायों पे देती है, 50 गायों पे देती है। उसके अलावा जो सेंटर की स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके तहत आपको 50% सब्सिडी मिलती है। इनमें भी सब्सिडीज हैं हर एक में, बट ये है कि वो आपको खुद आपके मतलब अगर किसी को नहीं पता इस चीज का तो अपने एरिया के वेटरनरी ऑफिसर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, वहां आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे शुरू करना चाहता हूँ। अगर वहां आपको जानकारी ना मिले तो जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफिस होता है एनिमल हस्बेंड्री का, आप वहां जाके पता कर सकते हैं। वो बाकी आज जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट कर रही है कि आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना खुद के बिजनेस में, एग्री बिजनेस में आप आगे बढ़े। तो इसके लिए काफी सपोर्ट है और इसी पे काम मतलब बहुत हो रहा है। जी। अच्छा, डेयरी पशुओं में जो है मतलब उनको कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है, और उनको ऐसी बीमारियां ना हो उसके लिए किसान कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, यदि हो जाए तो उसका प्रबंधन कैसे कर सकते देखो जो हमारे साथ कभी इशू वैसा तो नहीं आया। एक तो प्रॉपर जो कभी बीमारी ना हो, देखो बोला जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें पहले ही प्रिकॉशन रखना पड़ता है। जैसे कि जैसे गाय गाभिन होती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में चलती है, तभी से उसकी क्रूशियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ब्याने से 21 दिन पहले और ब्याने के 21 दिन बाद तक। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रूशियल हम इसको बोल सकते हैं। अगर इस स्टेज में गाय फिट है या वो बिल्कुल हेल्थ इशू कोई किसी भी तरह का नहीं है, तो ये समझ के चलिए उसका पूरा लैक्टेशन ठीक निकलेगा। अगर इस स्टेज में अगर कुछ राशन से लेके या किसी मिनरल्स की डेफिशिएंसी या कुछ भी इशू आता है तो वो गाय फिर ना ही दूध में चल पाएगी, ना ही उसके हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे। तो इसी पे सबसे ज्यादा काम करना होता है। और दूसरा कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि मिनरल्स डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और आपने क्या किया था क्वेश्चन, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हैं? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि डेयरी पशु को कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है, सब और किन बातों का ध्यान रखें कि ना हो, और यदि हो जाए तो कैसे उसका समाधान करें, प्रबंधन देखो करें? आज के टाइम पे जो एलोपैथी है वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट हो गया। मैं बाय प्रोफेशन वेट डॉक्टर हूँ, बट फिर मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय पे जो एलोपैथी है उसके बहुत ज्यादा मतलब हाइज हैं, प्राइस हैं, इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। तो सबसे पहले जो अगर हमें प्रिकॉशन ये रखनी होती है, एक तो जो क्रूशियल टाइम का बताया वो, दूसरा आपको न्यूबॉर्न बेबी का डिवॉर्मिंग का आपका शेड्यूल और वैक्सीन शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको हर साल जो FMD की और ये अपना HS की और जो ब्रूसेला की जो न्यूबॉर्न काफ की जो
वैक्सीन्स होती हैं वो आपको करवानी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमें देती रहती है। उसके अलावा डिवॉर्मिंग बहुत बड़ा महत्व रखता है गाय की या पशु की हेल्थ को मेंटेन करने में। तो आपको साल में कम से कम 4 बार डिवॉर्मिंग करनी है। आप 3 महीने में 1 बार डिवॉर्मिंग करिए। उसके अलावा जितना हो सके आप नेचुरोपैथी या होम्योपैथी पे भी आप एक ऑप्शन में रखें। अगर आपकी गाय बीमार होती है तो आप सीधा उसको, ये है कि आप सीधा एलोपैथी पे ना जाके कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है, आप उसकी ट्रेनिंग ले, नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग ले। और सबसे जो बड़ी बीमारियां जो किसी भी डेयरी फार्म में आती हैं, देसी गायों में तो कोई ऐसी बीमारी खास है नहीं, हमारे पास इतने एनिमल हैं। बट हमारा जो मेडिसिन का खर्च है वो महीने का 5 से 7 हजार रुपये है, जिसमें कि हमारा डिवॉर्मिंग शेड्यूल भी है हर 3 महीने में। तो देसी गाय में जो एक तो मेस्टाइटिस की बहुत बड़ी समस्या होती है, थनैला रोग, जो आजकल बहुत ज्यादा पनप रहा है। तो इसके लिए एक अच्छी बेडिंग की व्यवस्था हो, जो क्रूशियल स्टेज हो उसमें उसको बिल्कुल फोम या मतलब बेस्ट बेडिंग हो, कि उसके अडर पे किसी भी तरह का दबाव न हो। दूसरा, उसकी बैलेंस है प्रॉपर रात हो। आरओपी की समस्या बहुत आती है, रिसेंट रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आप उसकी लास्ट स्टेज में उसको फैट्स की मात्रा ज्यादा दें, उसकी फैट्स की मात्रा बढ़ाएं, कि उसकी जो प्लेसेंटा है वो इजिली डाल सके। उसके बाद जो पशु जब छठता है, जिसको बोलते हैं कि छटाई चल रही है या वो छटाव पे है, कि उसके बाद ही वो दूध शुरू होता है। छटाव का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस है वो अपनी वापस पोजीशन में आती है दोबारा कंसीव होने के लिए। तो वो आनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ही प्रॉपर, हम जैसे बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, जैसे गुड़ की आवटी हम पिलाते हैं, उसके अंदर हम सफेद जीरा डालते हैं। या जो मैं देसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो किसान जुड़े शुरुआत में वो ज्यादा मेडिसिन पे फोकस्ड रह रहे। कोई भी आपको मेडिसिन बेस्ड हमें काम नहीं करना होता, क्योंकि मेडिसिन एक बार स्पाइक देती है, दूध में भी एक बार देंगी। जो प्रॉपर बैलेंस डाइट ही होगी वही ओवरऑल हेल्थ निकाल के आएगी, वही दूध बढ़ाएगी। तो यही है सर, इसके अलावा आप बताइए। जी। अच्छा, दूध उत्पादन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए मतलब कौन सी जो जरूरी जो मतलब मशीनें हैं, जरूरी जो चीजें हैं जो जरूरी होती हैं? सर दूध उत्पादन के लिए आप शुरुआत में तो हैंड मिल्किंग से ही करता है, प्रॉपर हैंड मिल्किंग हो। फिर बाद में आप मिल्क पार्लर के लिए जा सकते हैं, जब आपके पास मिनिमम 20 एनिमल्स मिल्किंग हो। और उसके बाद सर जो मशीन आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, हम जैसे बीएमसी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको दूध स्टोर करना है, या आप क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, किस किस तरह के बाई प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हो, मक्खन बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, दही बना रहे हो या घी बना रहे हो, उसी हिसाब से इक्विपमेंट मार्केट में मौजूद है। बट आपको स्टार्टिंग में जो काम करना है, आपको जो आपको डेली, जैसे डेली खर्च गायों का है, तो आपको इस तरह से आपको मेंटेन करना कि आपको डेली आपकी इनकम हो, क्योंकि डेली जो खर्चे को डेली इनकम ही रोक के रख सकती है। अगर आपकी मंथली अगर, और सबसे मैं आपको प्लस एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं, जो आजकल 90% जो डेयरी फार्मर है वो उसको अपना नहीं रहे, इसके कारण घाटे में चल रहे हैं। हम क्या चलते हैं, हम एक महीना पीछे, जो भी जैसे दूध की जो डिलीवरी देता है या कोई भी करता है, वो क्या करता है, मंथ के एंड में उनको बिल दिया जाता है। तो एक एक महीने हम हाथ टाइट करके रखते हैं। तो अगर हम इसको प्री एडवांस कर दें कि हमें प्री आप दीजिए, जैसे आपको अगर हम कोई 2 लीटर दूध ले रहा महीने का डेली का, तो उसके आप 60 लीटर दूध के आप उसको पहले एडवांस पेमेंट कराएं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रोंग होंगे, आपको डिसीजन लेने में कोई इशू नहीं होगा। और इससे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आपके बिजनेस पे, क्योंकि आपको अगर आप पोस्ट से प्री पे आते हैं, तो ये एक क्रूशियल आप इसको पॉइंट मान सकते हैं। और ये अगर फाइनेंशियली कोई स्ट्रोंग होता है तो वो टाइम पे हर चीज मैनेज कर सकता है, क्योंकि एट ए टाइम आप सब चीज कर तो बिजनेस को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो उसका एक मेन ये पॉइंट है सर, इसको अगर जरूर नोट किया जाए तो इन फ्यूचर सबको फायदा होगा। लेकिन आप जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड है तो आपके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो स्टार्टअप करता है 1 साल या 6 साल पुराना है, उस पे लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे कि नेक्स्ट मंथ उनको हम पैसा एडवांस दें तो नेक्स्ट मंथ आएंगे ही आएंगे हमारे यहाँ दूध लेके? नहीं सर, आप इस नेक्स्ट देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बट इसके लिए आपको 2-3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। आप जैसे जो भी आपके कस्टमर बने, आप उनसे आप खुद मिले, या जो आपके राइडर्स हैं या जिस भी थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हो, आपका ये होना चाहिए कि आपके जो भी कस्टमर, आप उनका
आपसे डायरेक्ट संबंध हो, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। देखो है तो सारा ट्रस्ट वर्ती अगर अगले को ट्रस्ट होगा। नहीं तो आप डेली का डेली भी कर सकते हैं कि आपने दूध दिया और पैसे कलेक्ट कर लिए, बट उसमें हेडेक ज्यादा होती है, उसमें मतलब इश्यूज और ज्यादा आ जाते हैं। तो प्री और पोस्ट में ही जैसे एक तरह से रिजोल्व होता है। बट आपको शुरुआत में अगर कोई मानने को तैयार है तो आप साथ ही साथ दे सकते हैं, जैसे कोई भी आप जनरल स्टोर पे जाता है, सामान लेता है, पैसे देता, आप वो भी कर सकते हैं। पर ये कह रहे हैं कि पोस्ट के बजाय अगर प्री पे आए तो ही मतलब बहुत सारे डेयरी उद्योग का मतलब बंद होने से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक जो महीने का पोस्ट है इसमें काफी उधार वगैरह या सारी चीजें वो मतलब ये लगता है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, एक सवाल मुझसे स्किप हो गया कि जैसे आपने कहा एफएमडी का टीका, फूड फूड एंड माउथ डिजीज, खुद पक्का या मुंह पक्का और मुंह का रोग इसको बोलते हैं आमतौर पर सिंपल हिंदी में। तो क्या इसका जो टीका जो है हर साल लगवाना पड़ता है? ये हर साल 2 बार लगता है सर, 6 मंथ में रिपीट होता है। जी, आमतौर पर तो किसान तो इसे लगवाते ही नहीं है नहीं, जब तक पशु इसका बीमार ना कोई पड़े। भी जैसे ये किसानों में एक मिथ होता है कि गाय या भैंस वो दूध घटा देगी, दूध कम हो जाएगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई है तो फिर भी मैं एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। आप गाय को मतलब जिस दिन आप टीका लगवाएं उसी दिन आप उसको गुड़ या आवटी, जो गुड़ की आवटी होती है, उसको थोड़ा गुड़ और तेल मिला के वो दे दीजिए। वो एक टाइम भी दूध नहीं घटाएगी। पर लोगों को क्या होता है, ये मिथ के कारण अगर वो बीमारी में आ जाती है तो ये संक्रमण वाला रोग है, एक पशु से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर एक भी एनिमल हर्ड में अगर आपका फुट एंड माउथ में आ गया तो ये समझ के चलिए कि विद इन ए वीक आपका 50% हर्ड आपका उसमें आ जाएगा। तो वो कितना बड़ा नुकसान होगा। और फिर जो उसकी मेडिटेशन होगी, जो हर एक चीज होगी, वो कितनी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाएगी। जो छोटा लालच है उसको डेयरी किसान न करे, उसको समझे कि ये मतलब मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पशु की हेल्थ मेंटेन है। वो अगर दूध को ऊपर रखेगा तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उसको ये सोच आए। बट आजकल जो नव युवा हैं हमारे जैसे हैं जो आ रहे हैं, वो काफी इस चीज को लेके जुझारू हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। है। वैसे तो आप डेयरी फार्म के सही प्रबंधन के लिए आपने कई सारी रणनीतियों पे अभी चर्चा की, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको मतलब समग्रता बताएं और ये भी बताएं कि इन्हें किसान जो है कैसे लागू कर सकते हैं और आपने कैसे लागू किया। सर देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलती है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कोई भी किसान के मन में एक आइडिया है कि उसको डेयरी फार्म करना है तो उसके लिए उसको सारी बेसिक चीजें, सेट का डिजाइन, पशु कहाँ से खरीदे, किस ब्रीड पे काम करे, सोयल टेस्ट, वाटर टेस्ट, उसके एरिया में कौन सी क्रॉप इजिली मिल जाएंगी, और उसके ग्रीन फोल्डर या ड्राई फोल्डर कैसे डालेगा, क्या डालेगा, ये सारी चीजों पे पहले लेने से पहले काम किया जाए। उसके लेने के बाद क्योंकि बहुत सारी और बहुत सारे काम होंगे उस पे, फिर वो करना फोकस बहुत मतलब हो नहीं पाएगा। तो पहले इन चीजों से शुरुआत करिए। फिर जब आप गाय लेने जाएं तो एक अप्रोप्रिएट ऐसी जगह आप चुने कि या तो आपको नॉलेज है तो आप किसान के घर से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ब्रीडर से या इससे उनसे मिले कि आपको प्रॉपर जिनकी पेडिग्री का चार्ट हो, प्रॉपर आपको वो बता सके कि आप कहाँ से खरीद सकते हो, या उसका प्रॉपर पेरेंटल लाइनेज हो। ए वेट अ मिनट। तो ये सारी चीजें हैं सर, मतलब प्रॉपर उसका माइंड में वो साइकोलॉजिकली ये होना चाहिए कि वो पहले से रेडी है। ये चीजें बहुत मैटर करती है बाद में। और उसको कम से कम, अब अगर उसका ये बजट है कि उसको पूरा 100% बजट कभी नहीं लगाना है, उसको अपना 20% या 30% के करीब बजट मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि एकदम से कई समस्याएं आती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सकती हैं। तो उसके लिए भी रेडी पहले से रहना पड़ता है सर। आप म्यूट है सर शायद। ठीक। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि दूध और डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग कैसे करें और इससे अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? सर मेनली जो मार्केटिंग करने का तरीका तो क्वालिटी है। देखो मार्केटिंग सिर्फ एक बार आपको कस्टमर ला के दे सकती है, बट उसको रिटेन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्वालिटी होगी। तो ज्यादा मार्केट की तरफ न भाग के आप क्वालिटी पे काम करें। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया, अगर आपका क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट अच्छा, तो आप माउथ टू माउथ भी बढ़ सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे आप 3 गायों से शुरू करेंगे या 9 गायों से शुरू करेंगे, उनका जो दूध है वो आप इजिली सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा टास्क नहीं होगा।
पर फिर आप उसकी क्वालिटी पे काम करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे मार्केटिंग, माउथ टू माउथ मार्केटिंग, या जिस सोसाइटी में आप जा रहे हैं आप खुद लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि जो आपकी विजनरी, जो आपकी आइडियोलॉजी जो आप बता सकते हैं, वो आपका लड़का नहीं बता सकता किसी को। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिसपे आप काम करके धीरे 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 आप आगे बढ़ सकते हो। जी। अभी आप जो है फिलहाल दूध से प्रोसेसिंग करके और क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं और क्या कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं? सर हम जो हमारा इंडिजिनस ब्रीड्स की हमारे पास सभी गायें हैं, हमारा दूध और घी तो जाता ही, हम दूध दिल्ली एनसीआर में सेल कर रहे हैं ग्लास बोतल पैकेजिंग में। हम घी पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं विद इन, और बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे 24 कंट्रीज में हमारा घी जा रहा है। तो वो हम सारा B2C, हमारी वेबसाइट है gokulfarms.com, हम उससे मैनेज कर रहे हैं सारा घी का। उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ, या बहुत सारे आजकल मार्केटिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हो। बट इशू यही है कि मार्केटिंग से जो फायदा आपको एक ही बार मिल सकता है, आप जो रिटेंशन होगी वो क्वालिटी के ऊपर ही होगी। हम उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, पंचगव्य पे हम काम कर रहे हैं, जो उसके अलावा हम गोमूत्र का गो अर्क है, अर्क हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम ऑन सीजन हमारी जो, हम हमारे दूध से हम मिठाइयाँ बनाते हैं, हम बड़े त्योहारों पे हमारी हरियाणा बर्फी काफी फेमस है। हम पनीर भी बनाते हैं, हम खोआ है, खोया निकाल के वो भी डायरेक्ट सेल भी करते हैं, और उसके प्रोडक्ट जैसे बर्फी है, पेड़ा, हम वो भी बनाते हैं। इसके अलावा हमने हमारे पारंपरिक गुरुकुल है, उनसे हमने आचार्य जी सर टाई अप करके हम देसी गाय के और हमारे ऑर्गेनिक मतलब आंवले से हम च्यवनप्राश भी बनाते हैं। तो ये हम सारे लगभग हमारे पास करीब 15-16 प्रोडक्ट्स हैं जिसपे हम काम करें। पर हमने शुरुआत में जो काम शुरू किया था वो सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स पे ही किया था। बट धीरे धीरे इसके अलावा जो हम गोबर है, गोबर का हम बायोगैस में यूज करते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी 20% के करीब जनरेट होती है, और बाकी जो सारा लेबर का कॉस्ट है, जो जो भी फायर जिसमें भी चाहिए, कुकिंग में हर एक चीज में वो यूज आती है। जी। तो एक मतलब मोटिव ये होना चाहिए कि कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, एक सस्टेनेबल फार्मिंग जिसको बोला जाता है, तो उस पे आपका काम होना चाहिए। जी। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है और इन्हें किसान जो है और आप जो है कैसे हल करते हैं, किसान कैसे कर सकते हैं? देखो प्रमुख चुनौतियां यही हैं, जो आजकल जो चारे के भाव हैं, फीड्स के भाव, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको खुद का आपको मैनेजमेंट ये करना पड़ेगा। एक तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर आजकल मेडिसिन का जो उपचार है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। और गाय उपचार जो महंगा, उसको कम करने का एक ही तरीका, अगर आप अच्छी ब्रीड डेवलप करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, ऐसी आप गाय सिलेक्ट करेंगे जो कभी उसके कभी लाइफ में थलेना थनेला रोग, मेस्टाइटिस नहीं हुआ, या वो जनरली आप देखोगे कि आपके पास अगर 10 गायें हैं तो 3-4 गायें ऐसी मिलेंगी वो बीमार ही नहीं होती हैं, और 1-2 गायें ऐसी मिलेंगी जो बहुत ज्यादा बीमार होती हैं। तो आपको जो ब्रीडिंग करनी है वो इसी हिसाब से करनी है कि जो जेनेटिक किसका स्ट्रोंग है, और जेनेटिक जिसका स्ट्रोंग नहीं है उसको आपको अच्छे बुल से, अच्छे सीमन से कंसीव करा के उसके ऊपर काम करना है। एक तो ये, दूसरा आपका फीडिंग और फोडर। अगर आपने चारा प्रबंधन सीख लिया कि आप कैसे पूरे साल के लिए चारा प्रबंध करके रख सकते हो और कितने सस्ते रेट में कर सकते हो, तो ये एक की फैक्टर है। जैसे आप अगर आप खुद का साइलेज बनाते हैं तो आपको हरे चारे की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है पूरे साल के लिए। उसके अलावा वो जो चारा तैयार होगा, 2 से ढाई रुपए किलो आपका घर पे तैयार होगा, और यही अगर आप बाहर से खरीदते हो मार्केट से तो आपको 7 रुपए से या 8 रुपए के करीब आपको आके पड़ेगा। तो 4 गुना कॉस्ट जो कि डेली आपको पड़ रहा होगा, तो 4 गुना गुना होगा वो। तो वो उसको आप ये मान के चलिए उतना ही आपका लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें प्रॉफिट वही है जितना आप अच्छा मैनेज कर पा रहे हो। आपकी मैनेजमेंट जितनी अच्छी उतना ही आपका प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट में जहां भी लूज पॉइंट है वहीं आपका नेगेटिव आ जा रहा है, वहीं आपका लॉस हो रहा है, सीधी बात यही है। जी। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि डेयरी फार्मिंग के अतिरिक्त और कौन कौन से जो सहायक व्यवसाय हैं जो मतलब शुरू किए जा सकते हैं, जो यदि कोई पशुपालक जो है डेयरी फार्मिंग कर रहा है? तो जैसे कि आपने जिक्र जिक्र किया कि बायोगैस आप बना रहे हैं गोबर से, आपने कुछ उत्पादों के नाम लिए जो मतलब प्रोसेसिंग करके बना रहे हैं। तो और मतलब और कौन कौन से व्यवसाय हैं जिनको शुरू किया जा सकते हैं? देखो गाय एक ऐसा प्राणी है, मैं गाय बोलता हूँ तो मैं देसी गोमाता की बात करता हूँ। गाय एक प्राणी है जो संसार में, अगर आप ये बताएगा कि एक गाय के साथ आप जंगल में जाके रह सकते हो, क्योंकि वो आपको बेसिक सारी सुविधा दे देते हैं। उसके गोबर से आप अग्नि जला सकते हो, उसके गोबर को सुखा के, या उससे हम जैसे हम बायोगैस बना रहे हैं वो भी एक तरह से अग्नि है। तो ये एक बहुत अच्छा बायोफ्यूल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे साइड प्रोडक्ट्स,
आप गायों के साथ अगर हम सस्टेनेबल बनाने के लिए आप उसमें कुछ हम मुर्गे रखते हैं, जैसे हमने कड़कनाथ मुर्गे रखे हैं, हमारे पास करीब 50-60 हैं, जिसका एक अंडा 100 से 150 रुपए का सेल होता है। तो वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, वो एक कुछ खर्चे निकालने के लिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये, हम उसको कोई एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं देते, कोई उनको दाना नहीं डालते। हमारा सबसे बेस्ट टिक्स मैनेजमेंट, जो एक्टोपैरासाइट्स हैं, जो गायों एक डेयरी फार्म में बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो पैरासाइट्स को कंट्रोल करे। तो हम मुर्गे रखते हैं, मुर्गे मुर्गियां, वो अंडे भी देते हैं, वो ग्रो भी होते हैं। और वो सिर्फ कीचड़ कलीली या जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गोबर में दाना रह जाता है, या जो वेस्ट इन या गिर गया या वो हो गया, वो सारा उससे यूज करके और वो अंडे देते हैं। तो आप ये मान लीजिए वो 0 से 100 रुपए का एक अंडा दे देते हैं। तो ये भी एक बड़ा की फैक्टर है। और उससे क्या है कि एक सस्टेनेबल पूरा इकोसिस्टम भी बन रहा है, आपका वेस्टेज 0 हो जाएगा। फिर जो उसने गोबर दिया जो बच के चला गया, उससे आप बायोगैस बनाइए। उससे भी अगर आप उसको एक कदम आगे लेके जाना चाहते हो, आप वर्मी कंपोस्ट पे काम कर सकते हो, जिसको केचुआ खाद बोला जाता है। वो बहुत अच्छे, वो भी बहुत एक अच्छा काम है। उस पे हमने कुछ दिन ट्रायल्स किए थे, बट वो हमारी लोकेलिटी में फिट नहीं हो पाया। तो ये भी देखना पड़ता है कि हम, मैं आपको बोल के तो ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड का दे दूंगा, पर देखो लोगों को ये सीखना समझना पड़ेगा कि वो किसके लिए मतलब काम कर सकते हैं, वो उसके एरिया के हिसाब से क्या सेट हो सकता है। तो ये एक बड़ी मतलब दिमाग की बात है कि वो अपने हिसाब से उसको चीजें मेंटेन, ज्ञान हर जगह मिल रहा है, ज्ञान पर उसको उसके लिए जो यूजफुल है, जिससे वो अच्छा कुछ कर सके, वो लेना जरूरी है सर। जी। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि यदि कोई छोटा किसान जो है डेयरी फार्मिंग व्यवसाय करना चाहता है, क्योंकि आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो वो सफल डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए वो उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो सुझाव यही है, पहले एकदम से एक्साइट ना हो, क्योंकि चमक धमक देख के यूट्यूब के थ्रू बिल्कुल न आए कि इतने करोड़ का टर्नओवर है, या हम भी करेंगे, या हम भी। एक तो आपको पैशन होना चाहिए, पैशन मतलब आपकी, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। 24 आवर्स की ड्यूटी है सर। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ 24 घंटे की ड्यूटी हो। तो इसमें 24 घंटे की ड्यूटी होती है। आप 24 घंटे की ड्यूटी तभी कर सकते हैं जब आपको उस चीज का पैशन होगा। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेटेड हैं, तो आप उसको पूरा समय दे सकते हैं। तो एक तो ये चीज जरूरी होनी चाहिए। आप एक एज ए डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं, आपको पैसा कमाना है, तो ये मैं इसको बिल्कुल ऑप्शन नहीं बोलूंगा। आपकी एक सोच जुड़ी हो, आप एक आपका एक पैशन हो कुछ करने का, आपको एनिमल्स आपका लव हो कि भाई आपको उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तब उसको आप जितनी जल्दी, इतना जितना जल्दी करो कर पाओगे, कि दूसरा आपके मुकाबले में जिसको पैसे से लेके कर रहा है, वो इतना जल्दी नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक दिल से जो काम होगा, वो काफी ऊपर तक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बताया, कि आप पहले 2 या 3 गायों से शुरू करें, जो अपने पर्सनल लेवल को आपको मैनेज करनी है। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, पहले आपको गाय की साइकोलॉजी समझनी है, गाय कैसे रह रही है उसको समझना है। आपको सीधा आप बड़े लेवल पे करोगे तो आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए, उसके लिए आपको, आप घाटे में भी जा सकते हो, क्योंकि चांसेस, रिस्क फैक्टर उतने ही ज्यादा है। अगर कहीं भी हम खुद का भी कहीं भी जॉब भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पहले ट्रेनिंग सेशन होता है। वो ट्रेनिंग सेशन आप एक ये समझ के चलिए, आपको शुरुआत में 2-3 गायों से खुद का ट्रेनिंग सेशन करना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे करना है। पहला आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करना, फिर उसको सेल्स के लिए सोचना। और ये डेयरी फार्म एक पूरा बड़ा मतलब एक तरह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। इसमें एक सेक्टर है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, आपको क्या उगाना, क्या खिलाना, क्या करना है। दूसरा फीडिंग मैनेजमेंट, तीसरा पशुओं की हेल्थ का, या पशु कैसे सिलेक्शन करें। चौथा, आप सेल्स कहाँ कर रहे हैं, या ये भी बहुत एक बड़ा इश्यू था। कोई बहुत अच्छे लेवल पे फार्म मैनेज कर सकते हैं, पर उनकी सेल्स नहीं होती, उनके पास अच्छी, उनकी जो लोकेलिटी है वो ऐसे नहीं होती, वो किसी बड़े शहर में सप्लाई कर पाए, क्योंकि गांव का ग्रामीण एरिया या छोटे शहरों में इतनी डिमांड्स नहीं होती जो बड़े शहरों में है। तो ये सारी चीजें एक बार सोच के विचार करके ही इसमें कदम रखा जाए। और मतलब जितना हो सके आप ब्रीड पे काम करें, और ज्यादा मतलब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर वगैरह पे ना करें, या एक बार ही में ही सारा लगा दिया। तो ये सारी चीजें जी। अभी आपके यहाँ लगभग दूध का प्रोडक्शन कितना होता है? हमारे यहाँ सर 800 लीटर का प्रोडक्शन है हमारा पर डे का। और जिसमें हम ब्रीड पे जो काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टोटल गौवंश, हमारे पास जो मिल्किंग काउज है वो अराउंड 80 है। 80 हमारी दूध की गाय हैं फिलहाल।
और 80 गायों पे हमारा 800 लीटर दूध हो रहा है, जो इंडिजिनस गाय पे। बाकी हमारे जो बुल्स हैं, हम उनके सीमंस भी हम बनवाते हैं। हमारे बुल्स के जो एक बुल है हमारा 10 गायों का खर्चा चलाता है लगभग, क्योंकि हमारे जो बुल है वो टॉप के बुल्स हैं। उसके हम सीमन बनवा के सेल करें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं बता रहा था। कि इसमें आप एक ये मन समझ के चलिए कि आपको सिर्फ दूध पे काम करना। आप छोटा सा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप किसी के पास डेली दूध लेके जा रहे हैं, तो आप उसका आपकी उसकी किचन तक दौड़ है। आप उसको बहुत सारी चीजें छोटी जो आपके खेत में उग रही हैं, या आप कुछ और उनको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो आपके हमेशा माइंड में ये चलना चाहिए कि आप कितना से कितना उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या क्यों आप क्वालिटी वाली चीज उनको क्या से क्या दे सकते हैं। अगर ये सोच होगी तो आप बिल्कुल 100% सक्सेस होंगे। समय लगेगा आपको, 1 से 2 साल जरूर आपको देना पड़ेगा, हर चीज मैनेज होने में समय लेती है। या तो फिर आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं किसी से, अगर आपको रिस्क फैक्टर ज्यादा लग रहा है तो कंसल्टेंसी भी एक अच्छा ऑप्शन है। या किसी अच्छे ब्रीडर्स के थ्रू आप जाके अच्छी गाय सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अभी आपका जो फार्म है उसका दायरा कितना है? क्या सर? आपका जो फार्म जहाँ पे स्टेब्लिश है उसका रकबा या दायरा कितना है? अच्छा, हमारा 4 एकड़ में फार्म है सर, पूरा कंप्लीट। और टोटल हम मतलब जो और एग्रीकल्चर और मिला के हमारा 32 एकड़ है। 4 एकड़ में हमारा फार्म एस्टेब्लिश्ड है। और उसमें हमने दोनों तरह के शेड डिजाइन कर रखे हैं। आयरन शेड भी है, और लेंटर जो बोलता है प्रॉपर वो भी है। और हमने अलग अलग पार्टीशन कर रखे हैं ब्रीड्स के हिसाब से। हीफर, बुल्स, काउज, ड्राई, प्रेग्नेंट, अलग अलग है। जी। अच्छा, अभी आपका एनुअल टर्नओवर कितना है लगभग? सर हमारा अभी 2023-24 का अराउंड 3 CR का हमारा टर्नओवर आया है। जी। जिसमें हमारा जो जीएसटी रिटर्न है इतने का है 3 CR। बाकी कुछ है कि कैश फ्लो भी होता है, तो मिला के अराउंड 3 to 4 आप लगा सकते हैं। जी। विनय सागवान जी, आपने निसंदेह किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला मुझे भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी काफी कुछ जानकारियां मिली हैं। और यदि भविष्य में वो डेयरी फार्मिंग व्यवसाय से जुड़ते हैं तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। यदि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तब भी इस चर्चा को सुन के जरूर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यरत है। कृषि जागरण इस दौरान किसान हित में कई सारे पहल किए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी जो पहल है मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन विगत वर्ष उस IRAI मेला मैदान में हुआ था, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के सभी जिलों से किसान आए थे। उनके जिले स्तर, राज्य स्तर और नेशनल अवार्ड दिया गया था। पिछली बार जो था सिर्फ 15 कैटेगरी में किसानों को अवार्ड मिला था, लेकिन इस बार जो है 300 कैटेगरी में किसानों को अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें से एक मिलेनियर डेयरी फार्मिंग कैटेगरी भी है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जरूर करें। और मैं बिल्कुल। और अन्य किसानों से अपील करना चाहूंगा कि आप भी मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड की वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। ये जो वेबसाइट है 12 भाषाओं में अपने भाषा के अनुसार सेलेक्ट करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और वहीं पूसा IRAI मेला मैदान में 1 से 3 दिसंबर को जो हमारा इवेंट आयोजित होगा उसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे। किसान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गो।